नमस्कार मित्रों, मेरे प्रयास को पसंद करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो शीघ्र कर लें ताकि हमारा वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। वीडियो अगर अच्छा लगे तो शेयर एवं लाइक जरूर करें। मित्रों, आज हम समझेंगे कि प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार से संबंधित प्रावधान क्या है। क्या प्राइवेट प्रतिरक्षा मान लिया शरीर है या संपत्ति है, उसके ऊपर अगर कोई हमला करता है तो हम क्या कर सकते हैं, क्या वो अपराध होगा। तो इस विषय से संबंधित प्रावधान भारतीय दंड संहिता में दिए गए हैं, जिसकी धारा 96 में ये प्रावधान है कि कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में की जाती है। लेकिन इस पे कुछ शर्त और प्रतिबंध और इनकी कुछ सीमाएं हैं कि कहाँ तक इसका विस्तार है, कहाँ तक विस्तार नहीं है, ये कब प्रयोग की जानी चाहिए। तो देखते हैं इसके संबंध में अन्य प्रावधान क्या हैं। कि धारा 97 शरीर तथा संपत्ति की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार धारा 99 में अंतर्विष्ट निर्बंधों के अध्ययन, यानी धारा 99 में शर्तें दी गई हैं। हर व्यक्ति को अधिकार है कि वो मानव शरीर पर प्रभाव डालने वाले किसी अपराध के विरुद्ध, यानी जो मानव शरीर के विरुद्ध जो कृत्य हैं और वो अपराध के तौर पर वर्णित किए गए हैं भारतीय दंड संहिता में और अन्य भी अधिनियम है उनमें, के विरुद्ध अपने शरीर और किसी अन्य व्यक्ति के शरीर की प्रतिरक्षा करे, यानी अपने शरीर के प्रति भी प्राप्त है अधिकार और अन्य व्यक्ति के शरीर के प्रति भी अधिकार प्राप्त है। दूसरा है कि किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार की परिभाषा में आने वाला अपराध है, या जो चोरी, लूट, रिष्ट या आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है, अपनी या किसी अन्य व्यक्ति की चाहे जंगम चाहे स्थावर संपत्ति की प्रतिरक्षा करे, यानी अपनी भी संपत्ति के विरुद्ध अधिकार प्राप्त है और किसी अन्य व्यक्ति की संपत्ति के विरुद्ध भी अधिकार प्राप्त है। अब देखेंगे धारा 99 बहुत महत्वपूर्ण है कि कार्य जिनके विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं है। यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित यानी इंजरी की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, यानी अगर दो ये संभावनाएं नहीं है कि जिसमें मृत्यु हो सकती है या गंभीर चोट पहुंचाई जा सकती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक द्वारा किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, चाहे वह कार्य विधि अनुसार सर्वथा न्यायोन्मुक्त ना भी हो। यदि कोई कार्य जिसमें मृत्यु या घोर उपहित की आशंका युक्त रूप से कारित नहीं होती है, सद्भाव पूर्वक अपने पदाभास में कार्य करते हुए लोक सेवक के निर्देश से किया जाता है या किए जाने का प्रयत्न किया जाता है, तो उस कार्य के विरुद्ध प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं है, अगर वो कार्य लोक सेवक द्वारा किया जाता है, चाहे वो निर्देश विधि अनुसार सर्वथा न्यायोक्त ना भी हो। बहुत महत्वपूर्ण है कि उन दशाओं में जिसमें संरक्षा के लिए लोक प्राधिकारियों की सहायता प्राप्त करने के लिए समय है, प्राइवेट प्रतिरक्षा का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। यानी अगर कोई कृत्य आपके शरीर के विरुद्ध या संपत्ति के विरुद्ध किया जाता है जो अपराध है, उसमें अगर आप अधिकारियों की सहायता प्राप्त करने का समय है तो फिर आपको प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार नहीं मिलेगा। इस अधिकार के प्रयोग का विस्तार, यानी किस सीमा तक इसका अधिकार का प्रयोग होगा, किसी दशा में भी प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार उतनी अपहान से अधिक अपहान करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक हो। यानी अगर कोई तमाचा आपके मार दे तो ये नहीं कि उसका कत्ल कर दो, तो आप उसके हाथ पकड़ सकते हो इस तरीके से। मतलब इतनी अपहान से अधिक अपहान करने पर नहीं है जितनी प्रतिरक्षा के प्रयोजन से करनी आवश्यक है। अब देखते हैं कि शरीर की
प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार मृत्यु कारित करने पर कब होता है? शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार पूर्ववर्ती अंतिम धारा में वर्णित निबंधों के अध्याधीन रहते हुए हमलावर को स्वेच्छा मृत्यु कारित करने या अन्य कोई अपहान कारित करने तक है, यदि वह अपराध जिसके कारण उस अधिकार के प्रयोग का अवसर आता है इत्समिन पश्चात प्रगणित भांतियों में से किसी भी भांति का, अर्थात ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से यह आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम मृत्यु होगा। यानी आपके ऊपर कोई ऐसा हमला किया जाता है जिसमें ये बिल्कुल आशंका है कि मृत्यु होना निश्चित है, ऐसा हमला जिसमें युक्त रूप से आशंका कारित हो कि अन्यथा ऐसे हमले का परिणाम घोर उपहित होगा। अब यहाँ पर बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जो पीछे हमने देखा कि उतनी ही अपहान आप कर सकते हैं जितनी उसके लिए जरूरी है। चौथा, प्रकृति विरुद्ध काम तृष्णा की तृप्ति के आशय से किया गया हमला, व्यपहरण या अपहरण करने के आशय से किया गया हमला, इस आशय से किया गया हमला कि किसी व्यक्ति का ऐसी परिस्थितियों में सदोष परिरोध किया जाए जिसमें उसे युक्त रूप से आशंका कारित हो कि वह अपने को छुड़वाने के लिए लोक पराधिकारियों की सहायता प्राप्त नहीं कर सकेगा। सातवां है कि एसिड फेंकने या देने का कृत्य या अम्ल फेंकने या देने का प्रयास करना जिसमें युक्त रूप से आशंका कारित हो कि ऐसे कृत्य के परिणाम स्वरूप अन्यथा घोर उपहित कारित होगी। कब ऐसे अधिकार का विस्तार मृत्यु से भिन्न कोई अपहान कारित करने तक का होता है? ये धारा 101 कहती है कि यदि अपराध पूर्वगामी अंतिम धारा में प्रगणित भांतियों में से किसी भांति का नहीं है, जो 7 दी गई है शर्तें, तो शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का विस्तार हमलावर की मृत्यु स्वेच्छा कारित करने तक का नहीं होता। यानी वो अगर कंडीशन नहीं है तो मृत्यु नहीं कारित हो सकती है, किंतु इस अधिकार का विस्तृत धारा 99 में वर्णित निर्बंधों के अध्याधीन हमलावर की मृत्यु से भिन्न कोई अपहान स्वेच्छा कारित करने तक का होता है। अब देखेंगे कि शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार का प्रारंभ और बना रहना। शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जब अपराध करने के प्रयत्न या धमकी से शरीर के संकट की युक्त आशंका पैदा होती है, चाहे वह अपराध किया ना गया हो, और वह तब तक बना रहता है जब तक शरीर के संकट की ऐसी आशंका बनी रहती है। तो मित्रों, आज हमने देखा कि शरीर की जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार हैं वो कहाँ तक विस्तार है, यानी कितनी अपहान की जा सकती है, कितनी नहीं की जा सकती है। तो इस प्रकार हमने समझा शरीर की प्राइवेट प्रतिरक्षा से संबंधित। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए जो आपने कीमती समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।